क्योंकि वो एक तरीके से लाचार है, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन ऐसे ही इंसैनिटी में तो लोग गड़बड़ करते हैं। आगे कुछ नहीं कहूंगा। ओके, स्वर्ण सिंह सर। अच्छा, प्रोफेसर सर, आप समझाइए, ये जो तनाव बढ़ा है, वोरा सर कह रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे ईरान, लेकिन तनाव बढ़ा हुआ है। शिवकांत शर्मा सर कह रहे हैं कि कुछ तो करेंगे। वो हो सकता है कि इनडायरेक्टली किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बोले, वो कर दे। उनके यहाँ भी बहुत तरह तरह के, हिजबुल्ला ही कुछ कर दे जाके, क्योंकि अब तो अभी जैसे इसराइल के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है ना वोरा सर, वैसे इनके लिए भी है कि ये बचेंगे कैसे अगर ये कुछ नहीं करेंगे। तो प्रोफेसर सर, आपकी व्याख्या क्या है इस पूरे मसले की? नीरज, मुझे लगता है कि ये लॉ ऑफ जंगल वाला सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कोई नॉर्म्स को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस वक्त जो पूरा ध्यान है अमेरिका का, वो केवल इस पर है कि ये पूरा मध्य पूर्व एशिया का एक बड़ा युद्ध न बन जाए। युद्ध खत्म करना नहीं चाह रहा कोई, ना कोई कोशिश कर रहा है युद्ध को खत्म करने में, और उसको लगातार बने रहने में आप देख रहे हैं कि हर तरह के जो नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे असैसिनेशन को हम जस्टिफाई कर रहे हैं अभी, और इजराइल के पास ताकत है, ईरान इस वक्त मुश्किल हालात में है, कितना वो रिटेलिएट करेगा, कब रिटेलिएट करेगा, ये अलग बात है। पर क्या इस तरीके से पूरे मध्य पूर्व एशिया में शांति बहाल हो सकती है? क्या उसकी तरफ किसी का ध्यान है या नहीं? आई फॉर एन आई वाला सिचुएशन में आपको लगता है कि हम स्थिरता, संतुलन और समृद्धि और शांति ला पाएंगे यहाँ? उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जिसके पास ताकत है वो जो चाहे वो कर सकता है। ये इस तरह का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि इस तरह का रुझान बनता है तो अपने आप में वो हो सकता है कि भविष्य में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू करे, जिसमें जितने भी अभी तक के मापदंड बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनको ताक पर रखकर बड़ी ताकत कुछ भी चाहे कर सकती है। इजराइल कर ही रहा है, और नेतन्याहू को जैसे अभी कहा गया कि 55 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी नहीं अमेरिका की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं। तो ये जो पूरा नैरेटिव है उसको बदलकर एकदम निरंकुश तरीके से पूरे क्षेत्र में अपने तौर तरीके से चलने की जो बात है, वो बिल्कुल युद्ध को एक नया रुख देती हुई नजर आ रही है कि आप किसी भी देश में जाकर उसकी राजधानी में उसके यहाँ किसी को चाहे असैसिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है रिटेलिएट करने की। आपके साथ बड़ी शक्ति पीछे खड़ी है। तो एक तो ये है कि आपके जो मापदंड है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उन पर इसका क्या असर है, ये एक तरीका देखने का है। हाँ, यदि मायोपिक तरीके से शॉर्ट टर्म देखते हैं कि ठीक है अभी उसके पास ताकत है, वो जो चाहे कर सकता है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाने की एक नई तरकीब मुझे लगता है कि सामने आ रही है। और इजराइल ने पहली बार नहीं, जैसा बार बार कहा गया, कई बार ऐसे करा है, और शायद इसी से ही उनका हौसला भी बढ़ा है कि पूरे क्षेत्र में जिसको चाहे घुसकर मार सकते हैं। जी, तो प्रोफेसर ईरान करेगा क्या फिर, ये बताइए। देखिए, ईरान ऐसा नहीं कि रिटेलिएट नहीं करेगा, उसकी जितनी क्षमता है जब वो कर पाएगा कुछ। अभी जैसे खबरों में है कि वो सारे अपने, जिनको हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उनके नेताओं को बुलाया है उन्होंने। तेहरान में एक बैठक होने वाली है, उसमें तय करने वाले हैं कि कब और कैसे इसका जवाब दिया जाएगा। जाहिर है कि जैसे हम समझ रहे हैं, कोई भी देश, चाहे वो इजराइल हो या कोई दूसरे देश हो, ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये एक तरह से एक विश्व रूप पर एक बड़ा पूरे क्षेत्र में युद्ध बनकर सामने आए, क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी चिंताएं हैं। अंदरूनी चिंताएं इजराइल में भी है। नेतन्याहू के एक के बाद एक जो साथ के नेता हैं वो साथ छोड़ते नजर आते हैं। कुछ रिजाइन कर चुके हैं, कुछ उनकी बैठक में नहीं आते हैं, और ऐसा लोग मानने लगे हैं कि जब तक युद्ध चलेगा तभी उनकी, तब तक राजनीति चलेगी उनकी, उसके बाद क्या होगा नहीं पता है। तो युद्ध को चलाए रखना भी एक तरह से उनकी मजबूरी है, जब ऐसी सोच है बहुत से लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि रिटेलिएशन नहीं होगा, रिटेलिएशन होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये इस पर हम बातचीत कर सकते हैं, अलग अलग अटकलें लगा सकते हैं। पर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये तरीका शांति बनाए रखने का है, युद्ध को खत्म करने का है। युद्ध को खत्म करने का किसी का भी ध्यान नहीं है, और सबसे बड़ा फायदेमंद इस पूरे हालात में है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स।
उनका खूब पैसा बन रहा है और उसमें सबसे बड़ा पैसा बनता है अमेरिका का। उनकी इकोनॉमी चलती है 25% वेपन्स एक्सपोर्ट करके। उनके लिए अच्छा है कि युद्ध चलता रहे, लोग मरते रहे। जब तक वो दूर दराज इलाकों में मर रहे हैं तब तक ठीक है, जब उन पर अपने पर चोट आती है तब मुश्किल खड़ी होती है, तब उनको बिल्कुल अलग तरीके से सोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा इस वक्त जो हथियार बेचने वाले हैं उनका हो रहा है, और जाहिर है कि इजराइल को अपनी ताकत दिखाने का मौका है, अपनी दोस्ती दिखाने का मौका है अमेरिका के साथ। जो बाइडन अभी इलेक्शन में है वो शायद कुछ बहुत ज्यादा इस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे, हालांकि वो तीसरे दिन ही आप देखें कि पहुंच गए थे वहां और बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन के कह दिया था कि हमास ने किया है, हमास आतंकी है। उनको खुद ही पता चल गया था कि कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। 4 सप्ताह में विदेश मंत्री पहुंच गए थे वहां, पर उनकी भी आज नेतन्याहू सुनते नहीं है। जब वो खुद, जैसा आपने कहा कि ऊपर ऊपर से कहते हैं, अंदर से कुछ और करना चाहते हैं। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप के आने की पूरी उम्मीद है व्हाइट हाउस में, और उनका तो जो रुझान है इजराइल की तरफ बहुत अलग तरह से है, तो ये युद्ध मुझे लगता है कि इसके खत्म होने के कोई आसार नहीं है। लगातार चलता रहेगा, थक जाएंगे, कम हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। ओके शिव, देखा आपने यहाँ भी काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति थी। अब मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब पर चलता हूँ, उसके बाद शिवकांत जी। प्रोफेसर, कोई मिडिल ग्राउंड आपको दिखता है? क्योंकि तनेजा जी का ये मानना है कि सिचुएशन बहुत टेंस है, कुछ भी हो सकता है। और एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो आदमी बहुत लॉजिकल थिंकिंग में जाता नहीं है ना। युद्ध तो होता ही तब जब आप इनसेन हो जाते हैं। तो क्या कोई मिडिल ग्राउंड होगा या कुछ बड़ा होके ही रहेगा? मिडिल ग्राउंड तो था और बन भी रहा था, और जैसे बातचीत हुई पहले भी, हमास के अंदर भी मॉडरेट फैक्शन या कुछ नेता कोशिश कर रहे थे कि बातचीत हो जानी चाहिए। और ये जो एक के बाद एक असैसिनेशन हो रहे हैं, जाहिर है कि कुछ तो नेता असैसिनेट हो गए हैं, बाकी उस तरह की जो आवाजें थी हमास के अंदर वो खत्म नहीं तो कमजोर तो जाहिर हुई है कि बातचीत का जो तरीका लगता था संभव है वो अब और भी मुश्किल और असंभव होता हुआ नजर आता है। और दूसरी बात जो बहुत बार बार कही गई कि भारत पर क्या असर होगा, भारत पर असर हो चुका है। आज देखें, आज ही हमारे बैरूत में जो दूतावास है उन्होंने एडवाइजरी इशू कर दी आज ही कि भारतीय लोग लेबनान ना आए और लेबनान में जो भारतीय हैं वो लेबनान को छोड़कर चले जाएं। तो असर होगा नहीं, हो रहा है और हो चुका है पहले से ही। और पहले भी, चाहे खाड़ी के पहले युद्ध में देखें या खाड़ी के दूसरे युद्ध में देखें, बहुत सारे भारतीयों को भारत, ये एक उदाहरण है कि भारत अपने नागरिकों का ध्यान रखता है। पर अभी तो आप देखें, रूस में वहां की सेना भी भारतीयों को वहां रिक्रूट करना चाह रही थी, रखना चाह रही थी, पर भारतीय नहीं रहना चाह रहे, वो वापिस आना चाह रहे। एक मुद्दा था जब प्रधानमंत्री अभी मॉस्को गए तो यदि वहां तनाव बढ़ता है पूरे क्षेत्र में तो भारत पर सीधा असर होगा। आपको याद होगा कि रेमिटेंसेस जो भारत में आते हैं वो करीब 120 अरब डॉलर से ज्यादा हैं, और जितनी भारत को सहायता मिलती है, निवेश मिलती है, उससे ज्यादा वो रेमिटेंसेस आते हैं। और बहुत सारे ज्यादा रेमिटेंसेस खाड़ी के देशों से आते हैं और वो गरीब घरों में जाते हैं, वो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते हैं। तो भारत पर असर होगा या नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। असर होगा और असर होना शुरू भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो लगातार माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, हाँ, उसमें नई सरकार है तेहरान में, उनकी हैसियत नहीं कि सीधा युद्ध करें। मैंने तो ये कहा कि इजराइल भी नहीं चाहता, कोई इन देशों में नहीं चाहता है कि बहुत बड़ा पूरे क्षेत्र में युद्ध फैल जाए। धीरे धीरे युद्ध चलता रहे और इस तरह से असैसिनेशन इजराइल करता रहे, इजराइल अपना दबदबा बनाता रहे। ये इस तरह से माहौल इस वक्त बना हुआ है। मुझे लगता है वो जो सोच है वो सोच आगे बढ़ रही है इस वक्त। और युद्ध का अंत कैसे होगा, कब होगा, इसकी तरफ मुझे लगता है इस वक्त किसी की भी सोच नहीं है। और आखिरी बात, क्या रिटेलिएशन होगा? मुझे लगता है कि ये इसमें कोई विकल्प नहीं है ईरान के पास। रिटेलिएशन होगा, कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, क्या वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खाली अटैक करेंगे? मोस्ट लाइकली वो जो उनके, जिनको हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। और वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कोई बहुत ही एक तरह से संतुलन वाला संगठन नहीं है, उसमें कुछ सिरफिरे लोग भी हैं जो कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहेंगे। और ऐसे हालात में जो बार बार कहा जा रहा है, इतने तनाव में, जब कब मरेंगे कब जिएंगे नहीं मालूम लोगों को,
तो कुछ भी कर गुजरने की वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो मोटे तौर पर ये लगातार तनाव बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं, और शांति की जो कोई सोच या उसकी कोई तौर तरीका बन भी रहा था, वो मुझे लगता है वो और भी कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ तो कम से कम कमजोर जरूर हुआ है। और ये लगातार इस तरह का विध्वंस जो है वो बना रहेगा इस इलाके में। जब सैनिक या देश थक जाएंगे तो वो कम हो जाएगा, फिर उनका उत्साह बनेगा तो फिर से वो मारपीट शुरू करेंगे, ये हालत होगा। और उससे भारत पर सीधा असर होगा, खासकर इसलिए भी क्योंकि जो दूसरा क्वाड बना था यूएस, इजराइल, यूएई और भारत का, उसमें अमेरिका की यही सोच है कि भारत उसमें कुछ ना कुछ योगदान देगा, कुछ अपनी बात कहेगा। जी। तो बहुत अलग अलग तरह से भारत जुड़ा हुआ है और उसमें भारत पर प्रभाव हो रहा है और होगा।